हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। भाई दोबारा से आप सभी के लिए जेई एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। देखिए ये कहां से लेकर आता हूं मैं, आप सभी को पता है वॉरेन क्लेडन एक बहुत ही अमेजिंग किताब है, पीटर साइक्स एक बहुत ही अमेजिंग किताब है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली जेई एडवांस्ड में यहीं से निचोड़ होके आते हैं, राइट। तो भाई आज काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि आपसे कुछ पूछने तो मैं वाला हूँ ही, आपसे पूछता हूँ जो मैं हमेशा से, उसका जवाब तो आपको देना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिलने वाले हैं आज एक मास्टर चार्ट भी मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट जो पीके वैल्यूज हैं वो भी आपको पता लगने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट किस किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो पहले से ही फुल जोश में लाइक तो बनता है बॉस। ओके एवरीवन, देखो यार, पहली चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चन मल्टीपल वैरायटी से बन सकते हैं। पहली चीज तो होते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स यानी बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है फिनॉल्स। तो प्राइमरेली इन जनरल जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आता है वो या तो बेंजोइक एसिड्स का कार्बोक्सिलिक एसिड्स का आपस में आता है, या फिनॉल्स का आपस में आता है, या कभी कभी रेयरली फिनॉल्स और बेंजोइक एसिड्स को ब्लेंड भी कर दिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी इनके अलावा भी कुछ ले लेते हैं। तो मैं सारे के सारे होलिस्टिक एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, प्लस कभी कभी एरोमेटिसिटी से भी इसको लिंक किया जाता है, बहुत ही कॉमनली एरोमेटिसिटी से लिंक किया जाता है। ठीक है, तो भाई बहुत बहुत मजा आने वाला है, तो फुल जोश में लाइक करो। कर दिया ना, मस्त। स्टार्ट करें। देखो यार, पहली चीज अपने को जो बेसिक बात है वो पता होनी बहुत बहुत जरूरी है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके ए वैल्यू। भाई एक पीके वैल्यू होती है, सुना है ना सभी ने। अब ये जो पीके वैल्यू होती है ये जितनी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। ठीक है, तो कम पीके या नेगेटिव में पीके मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कंपैरिजन कैसे करते हैं, तो इसको कंपेयर करने के लिए सिंपल तरीका ये होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप H प्लस निकाल दो। कहां से हाइड्रोजन निकालोगे? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको निकालोगे। H प्लस निकाल के जो वो स्पीसी बनेगा, नॉर्मली वो कार्बन आयन होता है या कोई एनायन होता है। अब वो जो एनायन नॉर्मली बनता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। तो सारा गेम है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का। कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये सारा का सारा गेम है। अब ये तो बेसिक बातें हो गई, ये तो जेईई मेन में भी होती है, किसी भी एग्जाम में आती हैं। अब हमें आगे खेल खेलना है। ये क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन एक तो बेंजोइक एसिड से रिलेटेड बनता है। बेंजोइक एसिड में एक चीज हमें क्लियर होना चाहिए, पहली चीज जिसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, कि बेंजीन पे अगर ऑर्थो पोजीशन पे हमने कैसा भी ग्रुप लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। मतलब बेंजोइक एसिड पे चाहे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएं चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगाएं, ऑर्थो पे अगर हमने लगाया तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। देखो बेंजोइक एसिड का पीके वैल्यू जो होता है वो 4.2 होता है ना। यहां पे बेंजोइक एसिड पे ध्यान से देखो OH लग गया है, और OH होने से तो एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे घटनी चाहिए थी क्योंकि OH तो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आप सभी को ये बात याद होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाता है, एंड विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो रीजन है उसका, वैसे वो ऑर्थो इफेक्ट से थोड़ा अलग रीजन है, बट असल में ऑर्थो पे आप लगाओगे ना, चाहे कोई भी लगाओ, विड्रॉइंग लगाओगे तब तो बढ़ना ही था, लेकिन जो डोनेटिंग लगा रहे हो तो भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। आप देखिए एक OH लगाया तो पीके वैल्यू 2.8 हो गया, एक OH और लगाया तो यहाँ 1.65 हो गया, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास ये सैलिसिलिक एसिड है, आप सभी जानते होंगे दिस इज सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे इनका एसिडिक स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कि इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, राइट। इसके बाद वालों के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना इस तरह का, ये पीटर साइक्स में दिया हुआ है, आपको बता देता हूँ, दिस इज गिवन इन पीटर साइक्स। और उसके अलावा इसका रीजन भी मेंशन्ड है। तो देखो रीजन क्या है, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस देखो, कॉन्जुगेट बेस देखोगे तो यहाँ से H प्लस निकालोगे, H प्लस वहां से निकालोगे जो सबसे वल्नरेबल, सबसे आसान है जिसको निकालना। अब यहां से H अगर मैंने निकाल दिया तो तुम डायरेक्टली ऑब्जर्व करो कि हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। इस तरह का हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है और यहाँ पे हमारे पास OH है, और यहाँ पे भी हमारे पास OH है। तो भाई ये जो छोटू तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये मचल रहे हैं प्यार के लिए, प्रेम के लिए, यानी प्लस को जिंदगी में क्या चाहिए होता है, माइनस।
तो इनके बीच में ये जो प्यार प्रेम मोहब्बत है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, जो बहुत अच्छी होगी बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे आयन है और यहाँ पे डाइपोल है, तो वो इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रांग होंगी, जिस कारण हमारा कॉन्जुगेट बेस बहुत ही स्टेबलाइज हो जाएगा, प्लिनैरिटी भी अटेन होगी, राइट। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक ही तरफ ऐसा होगा, है ना, यहाँ पे दोनों तरफ से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बेंजोइक एसिड्स में ध्यान रखिए कि ऑर्थो पोजीशन पे चाहे मिथाइल लगाओ, चाहे OH लगाओ, कुछ भी लगाओ, एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड द एसिडिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज। बेंजोइक एसिड का पीके अप्रॉक्सीमेटली दिमाग में रखो 4.2 4 के आसपास रहता है, और उससे एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे कैसे इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगली चीज जो हमें बेसिक ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि भाई जब इसको फिनॉल से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, व्हेन वी कंपेयर इट विद फिनॉल। तो देखो फिनॉल जो होता है ना, उसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, यानी फिनॉल और बेंजोइक एसिड में कितना डिफरेंस हुआ, यहाँ पे होता है अप्रॉक्सीमेटली 4 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ 10 से स्टार्टिंग होती है, तो 4 और 10 में 6 का फैक्टर आया। 6 का फैक्टर मतलब पीके में अगर 6 का फैक्टर है तो असल वैल्यू में 10 की पावर 6 हो गया, के ए में 10 की पावर 6, यानी 1 मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक होता है हमारा बेंजोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इन जनरल आर मिलियन टाइम मोर एसिडिक देन फिनॉल, यानी दोनों का ऐसा कोई डायरेक्ट कंपैरिजन ही नहीं है भैया, गेम ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो कई बार स्टूडेंट कॉमन गलती क्या करता है कि गलती करता है, जैसे एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया बेंजोइक एसिड और इस पे लगा दिया मिथाइल या OCH3, और यहाँ पे हमारे सामने फिनॉल पे लगा दिया NO2। अब भैया बच्चे सोचते हैं अरे भाई NO2 लगा दिया, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मौज हो गई, और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ये होना चाहिए। लेकिन जिंदगी में भूल है बहुत बड़ी, भाई फिनॉल और COH में टॉपर कौन है, COH है। अब मिथाइल लगने से या OCH3 लगने से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घटा, पर ये ऑब्जर्व करना, ये नॉर्मली कोई ऑब्जर्व ही नहीं करता कि कितना घटता है। भाई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये मिथाइल OCH3 इन सब के लगने से हो सकता है इसका जो पीके वैल्यू है 4.2 से 4.5 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, पर इतना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं घटता कि वो फिनॉल नाइट्रोफिनॉल से भी बहुत पीछे चला जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बात समझ में आई कि बेंजोइक एसिड इन जनरल इवन नाइट्रोफिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होता है। अब क्या कोई ऐसे केसेस हैं जहां नाइट्रोफिनॉल्स भी जो होते हैं वो बेंजोइक एसिड को हरा देते हैं, क्या ऐसी जगह आने वाली है? आने वाली है। यहां पे अगर बेंजीन फिनॉल के ऊपर अगर 2 NO2 लगा देते हो, 2 NO2 लगा देते हो, 2 भी लगा देते हो, तो वो बेंजोइक एसिड को हरा देता है। बेंजोइक एसिड से इसका 2 NO2 वाले का भी कौन सी पोजीशन पे, लेकिन ध्यान रखना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, तभी मेटा पे नहीं। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 2 NO2 लगा दिए, तो अब ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बेंजोइक एसिड से। और अगर मैंने यहाँ पे 2,4,6 मतलब यहाँ पे पिक्रिक एसिड बना दिया, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, इट इज नोन एज पिक्रिक एसिड, इसका तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.3 होता है, 0.3, कई कई जगह 0 भी दिया हुआ है, कई जगह 0.7 भी दिया हुआ है, थोड़ा वेरिएशन होता है डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट। तो आप समझ रहे हो, जब 3 NO2 आ गए, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमारा बिल्कुल जीत जाएगा, ध्वस्त कर देगा बाकी सबको। समझ रहे हो, तो इसलिए उसको एसिड ही बोल दिया कि भाई नाम में ही एसिड आ गया। तो आप समझ रहे हो, यानी नॉर्मल नाइट्रोफिनॉल्स तक तो बेंजोइक एसिड तक पहुंच नहीं है, लेकिन जैसे ही 2 नाइट्रो आ गए, वो भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नाइट्रो आ गए, तो समझ जाओ गेम अब बदलने वाला है। पिक्चर क्लियर हुई आपको? अगला डाउट ये आता है कि सर यहां पे अगर हम कंपैरिजन करें एच बॉन्डिंग का क्या असर आता है, तो मैंने बताया कि एच बॉन्डिंग यहाँ पहले भी थी, लेकिन H+ निकलने के बाद जो H बॉन्डिंग बनी वो आयन डाइपोल थी, जो पहले से मच स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग थी। तो एनर्जेटिकली रिएक्शन फेवर में, मतलब इक्विलिब्रियम किधर फेवर होगा, टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो फायदा हुआ। नाइट्रोफिनॉल्स में क्या होता है, नाइट्रो अगर ग्रुप हमारा ऑर्थो पे लगा होगा या पैरा पे लगा होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर नाइट्रोफिनॉल आप ऑर्थो लगाओगे या आप पैरा लगाओगे, तो ऑब्वियसली पैरा नाइट्रोफिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो वाले से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑर्थो में H को रिलीज करने के लिए थोड़ी एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब एक मास्टर लिस्ट की तरफ चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। उससे पहले हाँ, मास्टर लिस्ट सीधा यहाँ पे देखते हैं। ये जो मास्टर ऑर्डर है ना, ये दिमाग में ओवरऑल पिक्चर होना बहुत जरूरी है। इससे एसिडिक स्ट्रेंथ में आप नॉर्मली फंसोगे नहीं। आपको एक ओवरऑल पिक्चर होनी चाहिए पीके वैल्यूज की और एक ऑर्डर की कि कहाँ पे क्या रहता है। पहली चीज तो जो एक एनसीईआरटी में ऑर्डर दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में
देयर इज अ ऑर्डर गिवन, वो जो ऑर्डर है वो जरूर देख के जाना, ढंग से उसको ऑब्जर्व करके जाना कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है वो, उसको देख लेना। बाकी ये ऑर्डर आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। इसमें सबसे पहले येलो में लिखा हुआ ना, उस पर ध्यान दो, जो येलो में दिया हुआ है उसमें, ये देखो, ये हमारा ना डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। यानी यहाँ पे सबसे लेफ्ट में जो दिया हुआ है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है हमारे, जैसे HI हो गया, तो HI वगैरह में यहाँ पे H+ निकालना बहुत ही फेवरेबल है। तो यहाँ पे P की वैल्यू देखो -10 है, H2SO4 की बात करें तो -3 है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई है, इनऑर्गेनिक एसिड्स है। यहीं पे अगर मैं बात करूं RCOH की, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4 से वेरी करता है, डिपेंडिंग यहाँ पे अब क्या लगा हुआ है। समझ रहे हो ना, जैसे बेंजोइक एसिड पे मान लो वही OH लगे थे तो पी के वैल्यू घटेगा। अगर यहीं पे फॉर एग्जाम्पल वेरिएशन है, अलग अलग वेरिएशन है, यहीं पे अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इज लेसर एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, और इसका अप्रॉक्सीमेटली 6.4 होता है। इसके बाद आते हैं हमारे फिनॉल्स, तो बेंजोइक एसिड्स यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, और फिर आएगा फिनॉल। फिनॉल का पी के वैल्यू 10, समझ रहे हो? तो फैक्टर कितना बढ़ रहा है, यहाँ 4 आया, 4 के बाद 6.4, फिर आया 10। अब इसके बाद फिनॉल्स के बाद देखो, बेवड़ों की आन बान और शान, एल्कोहल आ गए, ROH। एल्कोहल उनके वेरिएशंस का जो पीके वैल्यू होता है, मिथेनॉल को छोड़ के 16 ऑनवर्ड्स होता है, 16 to 20 तक रहता है, 19-20 तक रहता है ROH, राइट। एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल के बाद आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आप फैक्टर देख सकते हो कि फिनॉल और नॉर्मल एल्कोहल में लगभग मिलियन टाइम्स का डिफरेंस आ जाता है, यानी फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन दैट ऑफ नॉर्मल एल्कोहल, ठीक है। अब इसके बाद एल्कोहल, और यहाँ पे अगर हम देखें एल्काइन, ध्यान से देखो, टर्मिनल एल्काइन, कई बार हमें लगता है ना, अरे भाई sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है, बहुत एसिडिक होगा। भाई एल्कोहल ना उससे काफी एसिडिक है। कितना, यहाँ पे देखो, एल्कोहल अगर 18 भी मान लो तो ये 25 है, या 19 भी मान लो तो 25 है, तो 6 का डिफरेंस तो आया, यानी एटलीस्ट मिलियन टाइम्स, यानी एल्कोहल इज एटलीस्ट मिलियन टाइम्स देन मोर एसिडिक देन टर्मिनल एल्काइन। ध्यान रखिए, नॉर्मल एल्काइन तो और भी पीछे होता है, बहुत ही पीछे होता है, बिल्कुल एसिडिक ही नहीं होता। जो टर्मिनल है, जिसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है, उससे भी वो कितना एसिडिक है। तो ये ओवरऑल पिक्चर मैंने देखा है स्टूडेंट्स के दिमाग में नॉर्मली नहीं होती, जिस कारण उनको प्रॉब्लम आती है कि एसिडिक्शन कंपेयर कैसे करना है ना। वो बेसिक चीज तो जो होती है मैंने आपको बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करते हैं, डोनेटिंग से क्या असर पड़ता है। डोनेटिंग नॉर्मली एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, और विड्रॉइंग जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। इसके बाद देखो, इससे पीछे भी है अमोनिया का एसिडिक स्ट्रेंथ, अमोनिया बेस ही है ना यार, इसका पीके देखो 36 हो गया, और इस तो ठुल्लू ने हाफ सेंचुरी मार दी भैया, मीथेन वगैरह तो 50 मार दिया भैया। तो समझ रहे हो, ये तो बिल्कुल ही एसिड के नाम पे कलंक है, मतलब बिल्कुल ही एसिडिक है ही नहीं, ठीक है। तो एल्कीन भी लगभग ऐसा ही होगा, एल्कीन इज ऑल्सो सिमिलर टू, इनके आसपास ही लाई करेगा। तो आपने देखा पिक्चर में, यानी पिक्चर में शुरुआत में टॉपर्स कौन है, इनऑर्गेनिक एसिड सबसे हाईएस्ट है, और जो सबसे लोवेस्ट है वो हमारे मीथेन, उसके अलावा अमोनिया, ये सब सबसे लोवेस्ट है, बीच में ये सब लाई करते हैं। तो ये पिक्चर हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हारे, बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। जो आज का वीडियो है ना, मतलब लिटरली जो एडवांस के रियल एस्पिरेंट्स है, नेचुरली उनको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो भैया मतलब समझ रहे हो ना, पूरी पिक्चर इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ की ओवरऑल जो दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ। बेसिक वाली चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कर ही लोगे। अब यहाँ पे कुछ कुछ ये जो बीच में मैंने लिखा है, इनके बीच में कुछ कुछ भाई बहन हैं, वो भी हमें दिमाग में रखने चाहिए। जैसे कि कार्बोनिक एसिड और फिनॉल के बीच में ये एसिटाइल एसीटोन है, ध्यान से देखो, ये एसिटाइल एसीटोन, जिसमें ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है ना बीच में, ये वाला CH2 जो एसिडिक होता है। तो इसका पीके वैल्यू, ये जो बीच वाले कार्बन है, इसका होता है 8.8, तो ये बीच में लाई करता है, यानी फिनॉल से थोड़ा सा एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना यहाँ पे, तो फिनॉल से स्लाइटली एसिडिक होता है। अच्छा, फिनॉल और एल्कोहल्स के बीच में अमाइड आता है, ध्यान से देखो, ये है भैया अमाइड। अमाइड का पीके वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये जो नाइट्रोजन का HA निकलेगा, और 15 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एसीटोन, एसीटोन में ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसका पीके वैल्यू 19 है, यानी ध्यान से देखो, नॉर्मल एल्कोहल से ये थोड़ा सा कम एसिडिक है। तो इससे आपको ओवरऑल पिक्चर का आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे कौन स्टैंड करता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ये जो भाई साहब है, ये साइक्लोपेंटाडाइन, इसका पीके वैल्यू भी 16 होता है, यानी लगभग मोर और लेस एल्कोहल जैसा। क्योंकि आपको सभी को शायद थोड़ा याद होगा कि यहां से हाइड्रोजन अगर हम निकालते हैं,
तो H निकल के यहाँ पे माइनस आता है, और जब यहाँ माइनस आता है तो ये साइक्लो पेंटा डाइनाइल कार्बन आयन बन जाता है, यानी एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक स्पीसी बन जाती है, एरोमेटिक एज वेल एज आयनिक। तो बहुत फायदा हो जाता है, इस कारण ये भी ठीक ठाक एसिडिक है। तो अब आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार कौन कौन कहाँ कहाँ स्टैंड करता है। तो जब भी तुम्हारे सामने सवाल होगा ना, तो आपके दिमाग में पहले से ही पिक्चर क्लियर होगी कि यार ये तो कंपैरिजन में है ही नहीं। जैसे मान लो एक तरफ एल्काइन है, एक तरफ एल्कोहल है, तुम्हें साफ दिख जाएगा कि भाई एल्काइन और एल्कोहल में कौन जीतने वाला है। बात समझ में आ रही है क्या? फिनॉल और बेंजोइक एसिड आ जाए तो तुम्हें पता है यार फिनॉल बेंजोइक एसिड में नॉर्मली कंपैरिजन नहीं है, अनलेस फिनॉल पे हमने दो दो NO2 तीन तीन NO2 लगा दिया तो बात अलग हो जाती है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं जैसे HClO4, HClO3, HI, HCl, HF, H2SO4, इन सब का तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। पिक्चर क्लियर हुई? अब चलो कुछ खास कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक और मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्टिंग बात कि NH4+ जो होता है इसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 होता है, इसका पीके वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 9 होता है, लिख लेना इस पॉइंट को। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और खास पॉइंट्स फ्रॉम पीटर साइक्स एंड वॉरेन क्लेटन, कुछ मैंने अपने हिसाब से भी दिए हैं, मतलब जो मैंने और भी बहुत सारी किताबें जो हैं यही काम किया ज़िंदगी में इतने साल, ठीक है। तो प्रभु ने दिया तो बढ़िया है, उनकी मर्जी है ना। तो अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या होता है, ये ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें N की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे मान लो N यहाँ पे 0 हो जाए तो यहाँ पे ये बन जाएगा, दो COH आपस में जुड़े होंगे, और ये जो होता है इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब इसके बीच में कार्बन बढ़ते जाएंगे, तो आप समझ रहे हो ना, जैसे ही बीच में कार्बन बढ़ते जाएंगे ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये थोड़ा दूर होता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जाएगी। यानी शुरुआत में ऑक्सैलिक एसिड का पीके वैल्यू 1.23 से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? 1.23। तो भाई अपने को ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमारे पास अगर सिंपल फॉर्मिक एसिड है ना, तो फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू आता है 3.77, मतलब 3.8 के आसपास फॉर्मिक एसिड का पीके वैल्यू। और यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड CH3 लगते ही इतना फर्क पड़ जाता है भाई, 4.76 4.8 के आसपास पीके वैल्यू हो जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है एक मिथाइल से, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका 1.23 होता है। जब यहाँ पे COH, दो COH लगे होते हैं, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसका रीज़न ये भी है कि एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस H+ निकाल के देखो तो H बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, H बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है, तो कॉन्जुगेट बेस काफ़ी स्टेबलाइज होता है, उस कारण 1.23 है इसका। तो ये ऑब्जर्वेशन, तो ये सारे रटने नहीं है पर एक ऑब्जर्व कर लो अच्छे से, ठीक है। अब अगला एक ऑब्जर्वेशन आपको मैं इसके साथ ही देता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास एक्रिलिक एसिड है। कौन सा एसिड है? एक्रिलिक एसिड है। अब ये एक्रिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका पीके वैल्यू है 4.25। अब ये तो क्लियर है कि यार यहाँ पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इनका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी sp3 से क्या होता है? ज्यादा होता है, मोर परसेंटेज एस करेक्टर होता है। पर इसका पीके वैल्यू 4.25 है, यानी बेंजोइक ये जो फॉर्मिक एसिड है उससे तो कम एसिडिक है, पर नॉर्मल एसिडिक एसिड से ये ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये कहाँ स्टैंड करता है अपने को क्लियर होना चाहिए। लेकिन यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, तब ये गेम जीत जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आते ही इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। और ये भी ऑब्जर्व करना हमेशा अपने को चाहिए कि इन ग्रुप्स के आने से कितना कितना असर पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब COH में ये जो अल्फा पोजीशन है, इस पोजीशन पे जब NO2 लगाते हो या साइनाइड लगाते हो, जब NO2 लगाते हो ना तो इसका पीके वैल्यू 1.68 आता है, 1.68 आता है NO2 लगने से। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो आपको एक ऑब्जर्वेशन क्लियर होनी चाहिए कि COH पे जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो पीके वैल्यू किस रेंज में पहुंच जाती है? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो 1.6, 1.7, 1.3 इस रेंज में चीजें पहुंच जाती है। जब यहाँ पे कार्बन पे ना हम दो क्लोरीन लगाते हैं ना, इस तरीके से दो क्लोरीन और COH, तो ऐसे केस में पीके वैल्यू 1.3 पहुंच जाता है। तो दो क्लोरीन जो है एक NO2 पे डोमिनेट करते हैं, दो क्लोरीन एक NO2 पे डोमिनेट करते हैं, और NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर साइनाइड से क्या होता है? ज्यादा होता है, राइट, साइनाइड से ज्यादा होता है। साइनाइड का पीके वैल्यू और भी ज्यादा होता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसी के लिए मैंने जो NCERT का ऑर्डर आपको बोला ना, वो जरूर देख लीजिएगा, इट कैन हेल्प यू, क्योंकि वो याद, मतलब कई बार आते हैं, मैं बता रहा हूं, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकते हैं, ओके। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दिस। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है मैलिक एसिड का। मैलिक एसिड क्या होता है? ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये कौन सा फॉर्म है? सिस फॉर्म है, ठीक है। और इसी का एक ट्रांसफॉर्म भी पॉसिबल है ना। अब इन दोनों फॉर्म में जो ये ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होता है ना बेटा, इसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, इट इज नोन एज फ्यूमेरिक एसिड। और ये होता है मैलिक एसिड, इसका पीके 1.92 होता है और इससे ये ज्यादा एसिडिक होता है,
आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, नहीं चलो इसको मत बताना, इसका तो मैं ही बता देता हूँ, आसान है। इसका एसिडिक्शन ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये सिस है तो H+ निकलने के बाद ये माइनस चार्ज जो है ना, O- इस H के साथ बहुत ही प्यार भरे भरे संबंध बना लेता है, H बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है तो इस कारण। लेकिन ट्रांस में पॉसिबल नहीं है, बेचारों में दूरी है, बहुत दूरियां हैं, तो इन दूरियों की वजह से प्रॉब्लम रहेगी। तो यहाँ पे द कॉन्जुगेट बेस विल बी स्टेबलाइज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर टू यू? नाउ द लास्ट क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये है स्क्वेरिक एसिड, ये स्क्वायर है आपको दिखाई दे रहा है, और स्क्वेरिक एसिड जो है, ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, हमारे पास OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, और इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ इनका जो नॉर्मल हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे भी ज्यादा है। अब यहाँ पे दो पीके वैल्यूज हमारे पास होती है, आप जानते हो, एक बार पहला H निकलेगा, एक बार दूसरा H निकलेगा। तो यहाँ पे आपको बताना है इन दोनों में से pK1 कौन सा है और pK2 कौन सा है और क्यों। यानी जब पहला H निकलेगा उस समय जो pK होगा, और जब दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा पहला H निकलने के बाद, तब pK जो आएगा वो pK2 है। तो वो दोनों में से कौन सा है वो आपको मैच करना है, और क्यों, ऐसा क्यों हुआ ये आपको सोचना है, ठीक है। सो भाई, होपिंग दैट आज के इस सेशन से आपको एक ओवरऑल पिक्चर का क्लैरिटी आया होगा, और आप अब सवाल बढ़िया से आसानी से कर पाओगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डेटा कॉन्शियस होना है, डेटा के लिए मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी का वो ऑर्डर देख लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू। ओके बच्चों, बाकी एडवांस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी एटीपी स्टार चैनल पे अवेलेबल है, उनको आप जरूर देखिएगा, दैट विल हेल्प यू। चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।